तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बेसिकली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है। जो बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के छात्र हैं, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर उनका हिंदी है, हिंदी तो सबका होता ही है, तो उनके लिए वीडियो है। ये वीडियो जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो बुक है हिंदी का, वो बुक में 3 पार्ट है। पहला गद्यखंड, दूसरा काव्यखंड और तीसरा प्रतिपूर्ति। ठीक है, 3 पार्ट है। पहला गद्यखंड, दूसरा है पदखंड और तीसरा है प्रतिपूर्ति। तो हम लोग सबसे पहले जो है गद्यखंड ना पढ़कर सबसे पहले काव्यखंड को पढ़ेंगे। उस काव्यखंड में जो है टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसे हम अगर अच्छे से पढ़ें तो 1 मंथ में समाप्त कर सकते हैं। उसी तरह चैप्टर का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कड़बक। क्या नाम है? कड़बक। और उसी कड़बक को आज हम लोग जो है इसको हम ख़त्म करना चाहता। उसी कड़बक को जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कड़बक को। तो कड़बक आखिर है क्या, ये चैप्टर है क्या, ये चैप्टर को लिखा किसने है, जिसने लिखा है उसको लेखक का लेखक परिचय भी हम जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव अभी आपसे 100 पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 50 आपको बनाने हैं। तो उनमें से मेरे ख्याल से 30 या 35 ऑब्जेक्टिव सिर्फ लेखक परिचय से ही हो रहे हैं। साथ ही 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछ दिया जा रहा है कि फलाना कवि का परिचय दे। तो कहीं ना कहीं लेखक परिचय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैप्टर 1 है जिसका नाम है कड़बक। इस कड़बक को कौन लिखे हैं, तो बात किया जाए लेखक का, राइटर का नाम, तो राइटर है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। चैप्टर है पहला काव्यखंड का कड़बक। इस कड़बक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये कड़बक की बात किया जाए तो कड़बक जो है ना, ये एक अंश है एक पुस्तक का, जिस पुस्तक का नाम है पद्मावत। उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। इस पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी। पद्मावत के बारे में मैं बता दूं कि आज से 5-6 साल, 5 से 6 साल साल पहले एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, पद्मावत, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। ये वही पद्मावत है। ठीक है, इस पद्मावत में जो है चित्तौड़ के नरेश रतन सेन और आपने सुना होगा एक स्त्री का नाम, जिसे मतलब विश्व सुंदरी और बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री माना जाता था, जिसका नाम है राजा रतन सेन और पद्मावती। चित्तौड़ नरेश रतन सेन और पद्मावती। पद्मावती जो है बहुत सुंदर स्त्री थी। तो राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा ही है इस पद्मावत में, जिसे लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसी पद्मावत से लिया गया है इस कड़बक को, इस चैप्टर को। तो आपसे पूछा जाएगा कि कड़बक को कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के रचनाकार भी मलिक मोहम्मद जायसी ही होंगे, क्योंकि यह पद्मावत का ही एक अंश है। इतना कॉन्सेप्ट आपने मेरे ख्याल से क्लियर कर लिया कि भैया ये है क्या और इसका क्या काम है। तो कड़बक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। अभी हम लोग कवि परिचय कर पढ़ रहे हैं। तो जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, किसी को भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या है ये। जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, भक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब जो लोग मूर्ति में विश्वास रखते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सगुण भक्ति धारा के लोग होते हैं। और जो लोग जो है मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, मूर्ति की पूजा का विरोध करते हैं, उनके अनुसार जो है भगवान को रूप नहीं दिया जा सकता, वह होते हैं निर्गुण भक्ति। तो जायसी निर्गुण भक्ति धारा का कवि थे, यानी कि जायसी जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और प्रेम मार्गी शाखा का मतलब, ये ज़्यादा करके जो भी कविताएं लिखते थे उनमें प्रेम का जो है रस मिलता था, प्रेम का भाव मिलता था। यानी कि कविता में जो है प्रेम के पीर, यानी कि प्रेम का जो दुख होता है, पीड़े होता है। सैड सॉन्ग नहीं सुनते हो, वही सैड कविता है, यही समझ सकते हो। तो इसी चीज़ का जो है यहाँ लिखा गया है। यानी कि जैसे निर्गुण भक्ति, यानी कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इनके अनुसार जो है ये मूर्ति का विश्वास नहीं रखते थे। और प्रेम मार्गी शाखा कवि है, यानी कि ये जो है प्रेम पर ज़्यादा कविताएं लिखा करते थे। अब मुझे आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जायसी का जन्म 1492 के आसपास माना जाता है। आसपास क्यों भैया? क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इनका जन्म हुआ कब था। अनुमान लगाया जाता है कि शायद 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जायस, वहीं जायस में इनका जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि इनका 1492 में अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश के जायस में रहने वाले व्यक्ति थे। अब हम आगे यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा लें, इसको हम
हटा ही देते हैं सबको। आगे हम चलेंगे कि जायसी के पिता जो थे मलिक शेख ममरेज थे। जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज था। जायसी कुरूप एवं काने थे, यानी कि जायसी जो है दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थे। जो जायसी अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिनके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, वो दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थे, समझ गए। और इनका एक आँख काम नहीं करता था और एक कान भी काम नहीं करता था, और चेहरे पर चेचक का पूरा पिंपल से भरा हुआ था, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखने में व्यक्ति थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी व्यक्ति थे। और इस दिखाया ही गया है, इस जो पढ़ने वाले हैं हम लोग जो चैप्टर, इसमें यही दिखाया गया है कि आपके अंदर कितना भी अवगुण हो, यदि कोई भी आपके अंदर गुण है तो सब चीज़ को आप दबा सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इतने ज़्यादा बदसूरत थे, लेकिन इनका जो कविता है वो कविता आप सुनिएगा तो मतलब कविता के कारण ही आप उनको जान रहे हैं। इतना बदसूरत होने के बाद तो समझ सकते हैं कितना, मतलब ये चैप्टर में यही बताया ही गया है, ठीक है। तो ये जो है काने थे और थोड़े से कुरूप थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख से और कान से वंचित थे। मैंने वही बताया, चेचक मतलब पिंपल्स। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कहरावत आदि प्रमुख है। कौन कौन सा है? तो पद्मावत, इसी पद्मावत से इस चैप्टर को कड़बक को लिया गया है। अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कहानावत, इस सब को लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है आपसे, पूछ देगा कि भैया आखिरी कलाम किसने लिखा है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में आजकल, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर जो है ध्यान देना है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हमको देखना है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु के बारे में दिया गया है। इनका मृत्यु जो है 1548 के करीब हुआ। ये भी फिक्स नहीं है कि कब मरे, लेकिन 1548 के बाद इनका कुछ साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए अनुमान लगा लिया गया है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि है। प्रेम के पीर मतलब प्रेम का दुख के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि प्रेम से जो जो भी दुख मिलता है, जैसे कि अरिजीत सिंह है वो सैड सॉन्ग के किंग कहे जाते हैं ना, वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी जो है सैड सॉन्ग के जो भी चीज़ लिखते थे वो सैड वाला लिखते थे। प्रेम के पीर वाला, प्रेम से जो दुख मिलता है उस पर ज़्यादा लिखा करते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। इस पाठ में कड़बक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़बक पद्मावत के प्रारंभिक छंद, दूसरा कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, यानी कि पद्मावत का अंश है कौन सा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कड़बक। इसमें दो गो जो है स्टेंजा है। पहला का स्टेंजा जो है दो गो स्टेंजा है जो कि लिया गया है कहाँ से? तो पद्मावत से, ठीक है। पहले कड़बक में जो है वो अपनी बारे में बताते हैं कि वो जो है एक नंबर के जो है बदसूरत इंसान है, लेकिन फिर भी वह आज दुनिया में सब कोई उनको जानता है। दूसरी का में दिखाते हैं कि सब लोग मर गया है, बस आज वही जिंदा है, उनकी कहानी ही जिंदा है। क्योंकि जितना भी कहानी वो लिखे हैं उसमें जो भी राजा के बारे में बताए हैं वो राजा आज अभी है नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी है। यानी कि बताया है कि इंसान मर जाता है लेकिन इंसान जो काम करता है वो हमेशा जिंदा रहता है, दो कड़बक में, ठीक है। तो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, या फिर रहने देते हैं या पढ़ लें। एक काम करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक एक स्टेंजा को पढ़ने की कोशिश करते हैं और सब का अर्थ जो है हम समझते चलेंगे, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है मैं वो आपको नहीं समझाऊंगा, मैं अपने अपने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजर का पहला पंक्ति है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेऊ कभी सुनी। यानी कि कवि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है एक ही आँख है, आँख क्या है? एक ही है, लेकिन एक आँख होने के बाद भी जो है जो भी उनको सुनता है वह जो है उनका जो है चेला बन जाता है, उनके आगे सिर झुका लेता है। यही बात कहा गया है कि एक आँख होने के बावजूद जो है कवि इतना गुणवान है कि जो भी अब जब अपने बखान करते हैं अपने काव्य कृतियों का, तो सब कोई जो है उनका भक्त बन जाता है। यही कहा गया है पहला कड़बक में। एक नैन, यानी कि एक नैन एक आँख होने के बाद भी कवि मोहम्मद गुनी इतने गुणवान हैं, सोई बिमोहा जो भी इनको सुनता है, जेऊ कवि सुनी जो भी इनको सुनता है, जो इनका जो है भक्त बन जाता है। यही कहा गया है पहले पंक्ति के माध्यम से। तो अब हम दूसरे पंक्ति पर चलते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंकति न उदियारा, जग सुजा एक नहीं नहा, उआ सुख अकनकतः माहा। इसका मतलब क्या होगा भैया? देखिए, चांद मतलब चांद जो अभी आकाश में है, जैस यानी कि जैसा, जग मतलब इस संसार में, विधि मतलब भगवान ने, अवतारा मतलब अवतारा दिया, दिन मतलब दिया, कलंक मतलब क्या? कलंक के दिया, किन मतलब किना, उजियार मतलब उजियार भी दिया, जग यानी कि संसार, सूझा यानी कि जान लिया, एक ही यानी कि एक, नैना मतलब एक आँख से, उआ शुक्र अस नक्षत्र महा, जैसे कि नक्षत्रों के बीच में शुक्र। यानी कि कवि कह रहे हैं
कि कवि जैसे चांद को जो है, चांद के अंदर कलंक है सब कुछ जानता है, लेकिन चांद जो है रात में सभी सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे ही मलिक मोहम्मद जैसी को भगवान ने जो है चांद के जैसे ही इस धरती पर अवतारित किया है, क्योंकि उनके अंदर भी कलंक है, पूरे बदसूरत दिखते हैं, लेकिन फिर भी जब अपने काव्य कृतियों से अब जो भी रचना कर रहे हैं उसे पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि एक आँख से ही इन्होंने पूरे संसार को सूझ लिया है, जैसे जान लिया है, जैसे कि नक्षत्रों के बीच में एक ही तरह चमकता है शुक्र, वैसे ही इतने लोगों के बीच में एक ही आँख से इन्होंने पूरे संसार को सूझ लिया है, यानी कि जान लिया है। आशा है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम आगे चल रहे हैं, इसको हम मिटा लें, आगे चल रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आ रहा है एग्ज़ाम के व्यू से भी, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइन है कि जौ लही अम्बही डाब ना होई, लही सुगंध बसाई ना होई। इसका मतलब हुआ कि जब तक जौ लही मतलब जब तक अम्बही मतलब आम के वृक्ष में डाब यानी कि मंजरी न होई, यानी कि जब तक आम के वृक्ष में मंजरी नहीं आती है, तऊ यानी तब तक ल हुई सुगंध बसाई ना हुई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं आता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आम के वृक्ष में सबसे पहले मोजर आता है, ठीक है। मोजर जो आता है वो थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है। जब तक मोजर उसमें नहीं आएगा तब तक जो है उसमें आम नहीं आएगा, और जब तक आम नहीं आएगा तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा। यही कवि कहना चाहता है कि जब तक कांटे वाले मंजर नहीं आते हैं आम के वृक्ष में, तब तक आम का जो वृक्ष है वो सुगंधित नहीं होता है। आप देखते होंगे जैसे ही मोजर जिसे हम लोग बोलते हैं गाँव में मुजरा गया, आम मुजरा गल, लीची मुजरा गल, तो आम जब लीची मुजरा जाता है तो आम और लीची के पेड़ से थोड़ा सा सुगंध आने लगता है। यही कवि बता रहा है कि जब तक उसमें कांटे वाले मंजर नहीं आते हैं तब तक जो है वो सुगंधित नहीं होता है। वैसे ही व्यक्ति के अंदर जब तक कोई अवगुण नहीं आता है, जब तक कोई कमी नहीं रहती है, तब तक वो अपने आप को निखार नहीं पाता है। यही कवि बताना चाहते हैं अपने इस पंक्ति के माध्यम से। तो अगर आपके अंदर भी कोई कमी है, कोई छोटी मोटी तकलीफ है, तो उस तकलीफ को भूलिए, आपके अंदर जो गुण है उसको निखारने का प्रयास करिए। क्योंकि देख लीजिए मलिक मोहम्मद जैसी कितना बदसूरत थे, एकदम चेचक से भरल, एकदम पूरा एकदम बदसूरत में बदसूरत, लेकिन फिर भी आज हम लोग उनको जान रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भऊ असुर अपारा। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, कवि कह रहे हैं कि समुद्र जो है, समुद्र का पानी जो है खारा है, यानी कि खट्टा है, नमकीन है। समुद्र का पानी क्या है, कोई नहीं पीता है क्योंकि खट्टा लगता है, वो खारा पानी होता है। तो अति भव असुर अजापारा, लेकिन समुद्र जो की ये विशेषता है कि समुद्र जो है अपार है, इसकी जो है गहराई नहीं नापी जा सकती। यानी कवि कह रहे हैं कि भले उसका पानी खट्टा है या उसका बुराई है, लेकिन वो अपार है, असूझ है, सबसे गहरा है, यह उसकी विशेषता है, वो उसका गुण है। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी होता है गुण और अवगुण। अगर आपके अंदर कोई अवगुण है तो कोई गुण भी होगा, उस गुण को निखारिए, दिखाइए उस दुनिया को भैया कि नहीं हम ये कर सकते हैं। तो यही कवि बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी आग आकाशा। यानी कि हम सभी जानते हैं एक पर्वत था सुमेरु पर्वत, वो पहले जो है पर्वत ऐसे ही पत्थर का पर्वत था, लेकिन जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका विनाश किया तो वह सोना का हो गया था। यही बता रहे हैं कि जब तक भगवान ने जो है उसको त्रिशूल से नहीं मारा होता तो वह सोना का नहीं हुआ रहता। त्रिशूल से उसको मारा गया, उसका अवगुण है, लेकिन वह अभी सोना का हो गया है, वह उसका गुण है। वैसे ही कवि कहना चाहते हैं कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है खराब चीज़, तो उसको जो है एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और अपने गुण को निखारने का कोशिश करिए। मतलब यही बताना ही चाहते हैं कवि जो है कि आपके गुणों के सामने आपका अवगुण जो है ओझल हो जाता है। यानी एक गुण है आपके अंदर तो उसी को बहुत ज़्यादा निखारिए, जितना भी आपका अवगुण होगा ना वो सब ढक जाएगा, ठीक है। तो आप समझ ही रहेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये सब जो है उसको भवार्थ दिया गया है, तो आप इसको जो है नोट कर लेंगे। मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जो है स्क्रीनशॉट मारिएगा और जो मैंने नीचे लिखा है उसी को लिखिएगा और अपने भाषा में जो है लिखने का प्रयास करिएगा, आपका प्रैक्टिस होता चलेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, ये है कि जौ लही घरी कलंक ना परा, कांच हुई नहीं कंचन करा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सोना बनने के लिए क्या सोना कैसे बनता है आपको मालूम है? सोना बनाने के लिए सबसे पहले एक घड़िया लिया जाता है, ठीक है, घड़िया जिसमें कोयला रहता है, ठीक है। और ये सोना जो होता है पहले कांच, सोना जब नहीं बना रहता है उसके पहले वो कांच रहता है, उस कांच को जो है घड़िया में रखा जाता है। घड़िया में रखने के बाद जो इसमें एकदम ब्लैक ब्लैक रहता है, तो उसमें कलंकित जब ब्लैक में जाता है तो वो कलंकित हो जाता है, थोड़ा सा मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं
सोना को हम घड़िया में रख कर जो है कोयले में रगड़ रहे हैं तो कलंकित हो गया, लेकिन जब तक वो कलंकित नहीं होता है घड़िया में तब तक वो सोना नहीं बनता है। इसमें करने के बाद ही वह सोना का रूप लेता है, यानी कि वह सबसे पहले कलंकित हो रहा है लेकिन फिर बाद में वो सोना बन रहा है। दिखाया जा रहा है कि अगर सबसे पहले आपको अंदर जो है कुछ ना कुछ अगर आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे आप कलंकित हो रहे हैं, तो आप मतलब आपको हार नहीं मरना है, क्योंकि बाद में आप सोना बन जाइएगा। यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कवि। ठीक है, कवि इसमें जो भी कुछ बताए हैं उसका अर्थ अलग निकलता है। हम लोग यही तो है मतलब विशेषता कवियों की, कि वो किसी किसी बात को जो है सीधे नहीं बोलते हैं, घुमा फिरा कर जो है किसी अन्य बात से उसका तुलना करके बताएंगे। तो बता रहे हैं कि कांच जब तक जो है घड़िया में नहीं जाएगा, कलंकित नहीं होगा, तब तक वह सोना का रूप नहीं लेगा। यही इस लाइन का अर्थ हुआ। नेक्स्ट लाइन है, एक नैन जस दर्पण तेहु निर्मल भाऊ, सब रूपंत गही मुख जेहू कऊ चाऊ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे वीवीआई लाइन, इसको जो है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब यह हुआ एक नैन जस दर्पण, यानी कि कवि का जो एक नैन है वो दर्पण के समान है। और तेहु निर्मल भाव, एकदम निर्मल और स्वच्छ है। कैसे? जैसा कि जितना भी सुंदर सुंदर लोग होता है, रूपवान लोग होता है, वो दर्पण के सामने जाता है। दर्पण बना लूँ मैं, ये हो गया हमारा दर्पण। और दर्पण के सामने अपने आप को देखता है, वाह हम खूब खूबसूरत है, ठीक है, एकदम झांकता है, निहारता है। और दर्पण उनको वो जैसे मान लीजिए मैं अपना देख रहा हूँ चेहरा, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ये दर्पण दिखाता है, क्योंकि ये स्वच्छ है, निर्मल है, ठीक है। तो ऐसे ही कवि का जो एक आँख है, एक ही आँख है, लेकिन वो भी दर्पण के समान स्वच्छ है। वह भी लोगों का जो है एकदम एक समान, सभी को एक ही समान, एक भांति ही देखते हैं, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सब रूपवंत, नेक्स्ट लाइन चलते हैं कि सब रूपवंत गही मुख जेहू कहूँ चाऊ। और जब कवि अपने काव्य कृतियों का जो भी रचना की है वो जब बताने लगते हैं लोगों को, तो बड़े से बड़े रूपवान लोग दर्पण की बात, जैसे दर्पण में अपने आप को निहारते हैं ना, वैसे ही कवि के सामने जाकर जो है निहारने लगते हैं कि हे कविवर, मुझे अपने चरणों में शरण दे। यानी कवि कहना चाहते हैं, पहले तो उनको जो कोई देखता था कि बस सूरत है भाई छोड़ो, लेकिन जब अपने रचनाओं को बताते थे, रचनाओं को बखान करते थे, बड़े से बड़े रूपवान लोग जो है इनके पैर में जो है जाकर इनकी पैर की पूजा करते थे कि हे भगवान, हे मलिक मोहम्मद जैसी मुझे शरण दो। इतने ज़्यादा गुणवान व्यक्ति थे ये। तो यही बताने की कोशिश ही किया गया है, ठीक है। तो यह एक पंक्ति पहला स्टैंजा समाप्त हुआ। दूसरा स्टैंजा पर हम लोग चलते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होगा दूसरा स्टैंजा। ये चलते हैं, यहाँ दिया है मोहम्मद मोहम्मद कवि यही जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम के पीव गावा, जोरी लई रक्त के लई गाढ़ी प्रीति नैनहन जल भई। यानी कहने का मतलब कवि जो है कहते हैं कि कवि ने जो ये कविता लिखा है वह जोड़ कर लिखा है, ठीक है। और जो भी इस कविता को सुनता है वो प्रेम के पीर गाता है, यानी कि दुख, प्रेम का जो दुख होता है उसके बारे में जानता है। वो बोलते हैं कि इन्होंने रक्त के लई से इस कविता को जोड़ा है। रक्त का लई का मतलब यहाँ हुआ कठोर परिश्रम से, एकदम इतना ज़्यादा मेहनत की है कि इनका जो खून को जो है गाढ़ा कर दिए हैं। और जो है और गाढ़ा करने में जो है अपने आंसुओं की प्रीतियों को इसमें भिगो हैं। यानी कवि को कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो इस कविता को लिखते थे, अपने रचनाओं को लिखते थे, और जो भी इस कविता को सुनता है वो प्रेम के पीर गाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम हटाएं, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओ मन जानी कविता अस्किना मक रही जगत मत चिन्हा। कवि कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कविता के वजह से लोग मुझे जरूर पहचानेंगे, मुझे ये आशा है, उम्मीद है, ठीक है। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ युवा असी बधु उपराजा। वो रतन सेन राजा पहले हुआ करते थे, जिसका जिक्र पद्मावत पे किया है। कहाँ है वो? अभी है नहीं है, ठीक है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान है अभी? ना राघव जैसे किन्हू बखानू, ना राघव जैसे कोई चतुर व्यक्ति अभी है, ना स्वरूप पद्मावती, ना पद्मावती जैसे कोई सुंदर स्त्री अभी अभी इस दुनिया में है। कोई न रहा, जग रही कहानी। इनमें से कोई भी व्यक्ति, न रतन सेन राजा है, न पद्मावती है, न अलाउद्दीन खिलजी है, और ना ही मौलिक मोहम्मद जैसी है, कोई नहीं है। बस इनकी कहानियाँ जो है रह गई है, जिन कहानियों को हम जा रहे हैं। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि आदमी तो मर जाता है, लेकिन आदमी जो काम करता है ना, जो यश कमाता है, वो हमेशा इस दुनिया में रहता है। यही इस लाइन का अर्थ हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने जो बताया वही लाइन यहाँ पे आ गया कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरई पे मरई ना वारूस मासु। कहने का मतलब धनी सो पुरुष, वह पुरुष धनवान है, कीर्ति जासु जिसकी जस जो है इस दुनिया में है।
फूल मरई पई मरई न बासु, क्योंकि फूल तो मुरझा जाता है लेकिन फूल का जो सुगंध है वो हमेशा जो है आपने देखा होगा कि जब फूल मुरझा जाता है लेकिन फिर भी जब आप उसको सूंघेगा ना तो उसमें वही सुगंध होगा जो एक मतलब नए फूल में होता है। तो ऐसे ही आदमी मर जाता है, ठीक है। आज हमारे बीच में ना ही महात्मा गांधी है ना ही भगत सिंह है, लेकिन उनको हम याद कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके कामों के बदले में वो उनके जस है। तो ऐसे ही आदमी मर जाता है लेकिन उनका जस जो है हमेशा जिंदा रहता है। तो कवि बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपको हमेशा के लिए याद करें। नेक्स्ट पॉइंट है, केहू न जगत जगस बेचा केहू न लिन्हन जस मोल, यानी कि जो जस होता है ना, ठीक है, वो ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या भगत सिंह अपने जस को बेच सकते थे? भगत सिंह के वजह से हम लोग भगत सिंह को जानते हैं। क्या भगत सिंह ने किसी से जस खरीदा था? नहीं, उन्होंने काम किया था वैसा, तभी उसको उनको जो है हम लोग जानते हैं। तो जस को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। जो यह पढ़ कहानी सब हम दुई बोल, तो जो यह पढ़ कहानी हम सबरई दुई बोल, कवि चाहते हैं कि जो भी मेरी इस कहानी को पढ़े, बहुत सारे कहानी लिखे हैं इन्होंने, पद्मावत हो गया, बहुत सारे कविताओं कहानियों को लिखने का काम किए हैं। तो कवि चाहते हैं कि जो कोई भी मेरे इस कविताओं को, मेरी इस रचनाओं को पढ़े, वो मेरे बारे में दो शब्द जरूर बोले। तो हम भी बोलते हैं कि आपके सामने हम सिर झुकाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, आप एक बहुत महान कवि है। एक लाइन मलिक मोहम्मद जैसे के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब प्रसंग व्याख्या हर टाइप के प्रश्न करने का, साथ ही सारांश करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।